अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम टाइटैनिक डेटा सेट पे जो हम काम कर रहे थे उसको मजीद आगे लेके चलेंगे। और इससे पहले जो दो वीडियोस हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में उसमें हमने डेटा सेट को डिफाइन करना सीखा है, डेटा सेट पे ज़्यादा वर्कआउट किया है और मॉडल एक ही इम्प्लीमेंट किया था और उस पर वैल्यूएट कर लिया था। आज हम डेटा सेट को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम मॉडल्स मल्टीपल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज का जो काम है हमारे पास, बेसिकली आज का जो हमारा टास्क है वो डिफरेंट मॉडल्स यूज करते हुए उनकी सर्वाइवल प्रेडिक्शंस देखना और वो कितना एक्यूरेट रिजल्ट दे रहे हैं, यानी कौन सा मॉडल हमें सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से मॉडल पे हमें वर्कआउट करना चाहिए। तो बेसिकली हम डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स, क्लासिफायर मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे और उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि कौन से मॉडल के ज़्यादा एक्यूरेसी बेहतर है। तो अब हम चलते हैं अपने गूगल नोटबुक की तरफ और हम अपने पिछली लास्ट एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में हम बेसिकली डेटा सेट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे थे और हमने डेटा सेट तैयार करने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हमें डेटा में सिलेक्शंस करनी होती है, इनपुट्स और आउटपुट्स की। हमें मिसिंग डेटा को के ऊपर कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी होती है। हमें जो है वो अगर न्यूमेरिक डेटा नहीं है तो हमें न्यूमेरिक डेटा में उसको कन्वर्ट करना होता है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस होते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शंस होते हैं। हम कोरिलेशन चेक कर रहे होते हैं कि दो वेरिएबल्स आपस में कितना कोरिलेट कर रहे हैं, कितना इफेक्टिव हैं। तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं डेटा सेट सेट करने के लिए। कुछ हमने पढ़े हैं, बहुत सारे अभी इसमें रहते हैं, लेकिन अब हम जो है थोड़ा सा मॉडल्स की तरफ आ रहे हैं और हम आज के जो ट्यूटोरियल है उसमें डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स को कंपेयर करेंगे। इससे पहले जो एक लेक्चर अपलोड हुआ है रिग्रेशंस के ऊपर, उसमें हमने दो रिग्रेशन मॉडल को कंपेयर किया था। तो आज हम, चूंकि ये जो डेटा सेट है ये क्लासिफिकेशन मॉडल के कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो हम क्लासिफायर मॉडल्स को आज जो है वो देखेंगे। तो मैं इस जो फाइल है मेरी, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, सेव अ कॉपी लास्ट फाइल को, और इसी पे हम वर्कआउट करेंगे। ऑलराइट, क्लास कॉपी ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, हम इसका नाम चेंज कर रहे हैं और ये फाइल अब हमारी काम आएगी। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ क्लासिफायर मॉडल्स, क्लासिफायर्स, ठीक है। टाइटैनिक डेटा सेट पे हम काम कर रहे हैं। पार्ट 3 है ये उसका, और यूट्यूब वीडियोस की तैयार हुई है, ठीक है। हम आते हैं, तो ये जो हमारा टास्क है बेसिकली अब बिल्डिंग अ क्लासिफिकेशन ट्री नहीं रहा, अब ये है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मशीन लर्निंग क्लासिफायर मॉडल्स। और टाइटैनिक डेटा सेट के ऊपर हम काम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना, हम आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास चेंज हो चुका है, कंपेयरिंग एमएल मॉडल्स, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और इसके स्टेप्स जो थे हमारे पास, बेसिकली बिल्ड एमएल मॉडल था, मीडियन फील्ड, ठीक है, हम डेटा प्रिपेयर किया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल्स हो गया, मॉडल्स की इवेल्युएशन और एक्यूरेसी टेस्ट हम निकालेंगे और फिर मॉडल विजुअलाइजेशन कर लेंगे। और इसमें हम जो है कोई ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, बार ग्राफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम आज ये कुछ चीज़ें इसमें सीखेंगे। लिंक हम अपडेट कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने लोड डेटा सेट किया था, हम अपनी फाइल को रन करते हुए जा रहे हैं आगे। डेटा सेट वाले जो प्रिपरेशन पार्ट है इसको मैं थोड़ा क्विकली लेके चल रही हूँ, और मॉडल वाला जो पार्ट है जो आज का हमारा टारगेट है उसको हम फिर डिटेल में देखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है डेट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल्स, ये हमारा आज का टारगेट है। और जो मॉडल्स हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो एक हो जाएगा डिसीजन ट्री क्लासिफायर। कौन कौन से हमें इम्प्लीमेंट करने चाहिए, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू दिस ट्यूटोरियल। और इससे हम थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं। इसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स के बारे में बताया गया है, और इसको मैं ज़रा क्विकली आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं। तो ये आपके पास मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि फर्दर दो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। इसके अलावा भी है रीइंफोर्समेंट भी है और भी दूसरी कैटेगरीज है, लेकिन चूंकि हमारा टारगेट क्लासिफिकेशन है तो हम उससे रिलेटेड ब्रांचेस में जा रहे हैं।
सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम, इसमें ऑलरेडी ट्रेन डेटा होता है और मशीन उसी को पढ़ के उसी से सीख रही होती है। इसकी दो कैटेगरीज है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में हम ज्यादातर क्वांटिटेटिव डेटा या कंटिन्यूस डेटा देख रहे होते हैं, क्लासिफिकेशन में कैटेगोरिकल डेटा देख रहे होते हैं। जैसे ये वाले हमारे पास दो कैटेगरीज बन रही हैं, यस सर्वाइव, नो सर्वाइव, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन में आएगा। फिर क्लासिफायर्स में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती है, बाइनरी होता है, मल्टी क्लास होता है, मल्टी लेबल होता है। बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब है कि क्लासिफिकेशन दो ही पॉसिबल है, 0 या 1। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारा डेटा सेट है, सर्वाइवल, यस या नो, तो हम बाइनरी क्लासिफायर्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दो ही ऑप्शन है। मल्टी क्लास की एग्जांपल भी यहाँ लिखी हुई है। मल्टी क्लास जैसे आपको कलर के ऊपर क्लासिफिकेशन करनी है, तो अब रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, मरून भी हो सकता है, तो बहुत सारे कलर्स हैं, तो हर एक कैटेगरी बन रही है, तो ये मल्टीपल कैटेगरीज हो गई, तो ये मल्टीपल क्लास या मल्टी क्लास क्लासिफायर्स होते हैं। मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन, यानी कि अब कार है तो फिर दो तरीके की है, यानी कि क्लासिफाई हो रही है मगर फिर लेबलिंग भी है उसके साथ, रेड है या ग्रीन है। इसी तरीके से बस है, ब्लू है या ऑरेंज है, या मतलब इस तरीके से हमारे पास क्लासिफिकेशंस की भी लेबल्स हैं। हम क्विकली आगे बढ़ते हैं, तो टाइप्स ऑफ ये रहा क्लासिफिकेशन मॉडल्स। इसमें आप देखिए क्लासिफिकेशन मॉडल्स जो होते हैं वो हमारे पास सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर्स है, डिसीजन ट्रीज और रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर्स है। इनमें से हमारे पास जो अब हम आते हैं क्विकली बाइनरी क्लासिफिकेशन की तरफ। बाइनरी क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास क्लासिफायर्स हैं, उन्हीं में से सारे हमें सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास मॉडल्स जो हैं वो दो हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और इसके अलावा डिसीजन ट्रीज क्लासिफायर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा और दूसरे बहुत सारे हैं जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमें कुछ के पता चल गए हैं कि ये क्लासिफायर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ हम खुद एक्सप्लोर कर लेते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम बेसिकली काम ये कर रहे होते हैं कि प्रेडिक्ट करते हैं कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारे पास एक्स वेरिएबल्स हैं या इनपुट वेरिएबल्स हैं, उसको देखते हुए हम आउटपुट वेरिएबल को की कैटेगरी में डाल रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आउटपुट लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रॉब्लम कैन ओनली बी बिटवीन 0 और 1 के दरमियान ही ये जो है वो होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन बी यूज्ड विद द प्रोबेबिलिटीज बिटवीन टू क्लासेस इज रिक्वायर्ड, जब हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी हो। और फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पे भी लिखी हुई है, रेन आज है नहीं है, दोस्त है, इसी तरीके से जो हम सर्वाइवल प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो वो भी हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए है। जिस लाइब्रेरी में ये मौजूद है वो है लीनियर मॉडल, और लीनियर मॉडल की लाइब्रेरी में हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन का पैकेज मौजूद है, और जब हम इसको ट्रेन करवाएंगे किसी वेरिएबल में तो ये उसका फंक्शन है। रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर सेकंड नंबर पे है। रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर हम इसका रिग्रेसर ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं एक एग्जांपल में। आज हम क्लासिफायर भी सीख लेते हैं। रैंडम फॉरेस्ट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ensemble learning, which is a process of combining multiple classifiers to solve a complex problem and to improve the performance of the model. रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। इसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे क्लासिफायर्स पे काम कर रहा होता है, तो इसका जो डिसीजन होता है वो बहुत बेहतर होता है, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों से, जैसे हम बहुत सारे लोगों से मशवरा लेंगे तो हमारा फैसला भी बहुत बेहतर होगा। तो ये वही वाली चीज है, ये बहुत सारे क्लासिफायर से पूछ के फैसला ले रहा होता है। रैंडम फॉरेस्ट है यानी इसके पास बहुत सारे ट्रीज मौजूद हैं, और ये मुख्तलिफ ट्रीज से फैसला ले रहा है, उसके बाद ये डिसीजन दे रहा है। तो ये इसका काम करने का तरीका है। Instead of relying on one decision tree, आगे ये बात लिखी हुई है कि the random forest takes the prediction from each tree and based on the majority votes of prediction and it predicts the final output। और ये हमारे पास दोनों सूरतों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, क्लासिफिकेशन के लिए भी और रिग्रेशन के लिए भी। इंसेम्बल के मॉड्यूल में ये मौजूद है, और रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर पैकेज के नाम से ये मौजूद है, और जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये इसका फंक्शन है, ठीक है। ये भी हमारे पास एसक्यूएल की लाइब्रेरीज में है। नेक्स्ट हमारे पास के नियरेस्ट नेबर, के एन एन, इसको हम कह रहे होते हैं। के एन एन एल्गोरिथम एज्यूम्स द सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यू केस डेटा एंड अवेलेबल cases and put the new case into the category that is most similar to the variable categories।
बहुत खूबसूरत बात, बहुत मजे की। अभी क्या कह रहे हैं कि ये इसके काम करने का तरीका ये होता है कि इसने ग्रुप्स बने हुए हैं इसके पास, और कैटेगरीज बनी हुई है इसके पास, कैटेगोरिकल के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्लासिफिकेशन के लिए इसके पास ग्रुप्स बने हुए हैं, कैटेगरीज बनी हुई हैं, और बना के ये छोड़ देगा। अब काम करने का तरीका इसका क्या है कि जब हम इसको टेस्ट डेटा देंगे या कोई न्यू केस देंगे, तो ये उस केस को देखेगा कि कौन सी कैटेगरी से ज्यादा मैच कर रहा है, तो फिर उसी पे काम करेगा और उसी से रिजल्ट निकाल के दे देगा। इस टेक्निक को हम कहते हैं लेजी लर्नर एल्गोरिथम। काम करने का तरीका क्या है? बिकॉज इट डज नॉट लर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट इमीडिएटली, इंस्टेड इट स्टोर्स द डेटा सेट एंड एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन इट परफॉर्म्स एन एक्शन ऑन द डेटा सेट। तो बहुत खूबसूरत इसका काम करने का तरीका है, लेजी मेथड है। सब चीजों को बना दिया इसने, काम छोड़ दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं कि लेक्चर है या जो भी है नोट्स से लेके रख लिए, पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं है उसमें। अब जब टेस्ट अनाउंस होगा, अब वो उस टेस्ट में कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स उठाएंगे और बस उसी को पढ़ के चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल जो है देसी मेथड है इसके काम करने का तरीका, और लेजी मेथड है इसके काम करने का तरीका। तो जब न्यू डेटा आएगा, न्यू केस आएगा, कोई टेस्ट डेटा इसको मिलेगा, तब वो देखेगा इसके फीचर्स किससे ज्यादा मैच कर रहे हैं, उस पे ज्यादा मेहनत करेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। दूसरा जिसका अपोजिट होता है, लेजी लर्नर एल्गोरिथम का अपोजिट होता है ईगर लर्नर एल्गोरिथम। ईगर लर्नर एल्गोरिथम जैसे रैंडम फॉरेस्ट है, सबसे मशवरा लेके बैठ गया, अब जब उसको काम करना है तो उसके पास सारा मशवरा, ट्रेनिंग है, सब चीजें उसके पास, ट्रेन करके बैठा हुआ है सारा डेटा। जैसी टेस्ट डेटा आएगा तो वो उसको फॉरेन रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। तो ये थोड़ा सा इनके टेक्निक्स में जो है वो डिफरेंस है। इसकी जो मॉड्यूल है वो है हमारे पास नेबर्स के नाम से, और इसका जो पैकेज है वो के एन नेबर्स क्लासिफायर के नाम से अवेलेबल है। और इस पे हमें जो है जब फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें नेबर्स बताने होते हैं कि उसके इर्द गिर्द कितने ग्रुप्स हैं, कितनी कैटेगरीज आप बनवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं 3 लिख दिया, डिफरेंट हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो 3 4 5 है। तो मेरा डेटा सेट चूंकि छोटा सा है, 891 रॉज है, 1000 भी नहीं है, तो मेरे लिए 3 बहुत ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइफ बेस्ड क्लासिफायर। नाइफ बेस्ड क्लासिफायर इन मशीन लर्निंग, नाइफ बेस्ड क्लासिफायर्स आर फैमिली ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर बेस्ड ऑन अप्लाइंग बायस थ्योरम। बायस थ्योरम एक मैथमेटिकल थ्योरम है, उस एक प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरम है बेसिकली, और वो जो है प्रिडिक्शन कर रहा होता है गिवन वैल्यूज की जवाब में। ठीक है, तो उसकी बेसिस पे तो ये बायस थ्योरम अप्लाई करके प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर का एक सिंपल तरीका है, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। और इसमें जो है वो विद स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस एजम्पशंस बिटवीन द फीचर्स, और इसमें एजम्पशंस हो रही होते हैं, हाइपोथेसिस के थ्रू ये काम कर रहा होता है। इट इज प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर व्हिच मींस इट प्रेडिक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट, ये फला ऑब्जेक्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी बेसिस पे जो है ये आंसर निकाल के दे रहा होता है। ज्यादातर रियल टाइम एप्लीकेशंस में या रियल टाइम प्रेडिक्शंस में इस्तेमाल हो रहा होता है। और इसको बेसिकली जो है हम इस मॉड्यूल में से ढूंढते हैं, नाइफ अंडरस्कोर बाइस से, और गॉसियन एनवी इसका जो है वो पैकेज का नाम है। और जब हम इसको कॉल करेंगे तो गॉसियन एनवी फंक्शन है इसका। नेक्स्ट जो हम एक और मॉडल बनाएंगे वो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स का है, एसवीएम जिसको हम कहते हैं। ये भी बहुत फेमस है, बहुत इस्तेमाल होता है। द गोल ऑफ एसवीएम एल्गोरिथम इज टू क्रिएट द बेस्ट लाइन और डिसीजन बाउंड्री that can segregate n-dimensional space into class so that we can easily put the new data points in the correct category in the future. SVM chooses the extremely point। अब इसका काम करने का क्या तरीका है, इससे डिफरेंट कैटेगरीज बना दिए हैं, ग्रुप्स बना दिए हैं, और उसमें से जो दो कैटेगरीज है उनमें फर्स्ट कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल उसमें क्लोजेस्ट लाइन बना देगा, सेकंड कैटेगरी में भी बिल्कुल उस कैटेगरी के जो पॉइंट्स है उसमें जो सबसे करीब तरीब पॉइंट है उसके साथ एक ये लाइन बना देगा। वो पूरा एक हाइपर प्लेन का कॉन्सेप्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग को इसको समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई डेटा सेट रखा हुआ है, डिफरेंट इसके पॉइंट्स हैं, कुछ डेटा सेट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये कुछ अलग अलग कैटेगरीज है।
अब इसके काम करने का क्या तरीका होगा कि ये इसका जो ये क्लोजेस्ट है, यहाँ से एक लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ से भी वेक्टर है, डायरेक्शंस होंगी इसकी, क्लोजेस्ट वाले को टच करता हुआ ये इस तरीके से चला गया, ये स्ट्रेट लाइंस होंगी, तो यहाँ पे जब हम इसको मिलाएंगे तो ये एक हाइपर प्लेन बन जाएगा, दिस इज हाइपर प्लेन। ठीक है, इसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस का काम करने का तरीका ये होता है कि ये एक्सट्रीम केसेस, दीज एक्सट्रीम केसेस आर कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर्स, ये इसके सपोर्ट वेक्टर्स हैं एक्सट्रीम केसेस के, और इसकी बेसिस पे, इस हाइपर प्लेन की बेसिस पे ये डिसीजन ले रहा होता है। और ये लाइब्रेरी हमारे पास जो है वो एसपीएम की लाइब्रेरी मॉड्यूल में मौजूद है, और एसवीसी के नाम से हम पैकेज मौजूद है, और उसको हम जब रन करेंगे तो एसवीसी ब्रैकेट्स के साथ इसको हम कॉल कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिसीजन ट्री क्लासिफायर नंबर 6 है हमारे पास, इसको हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो इसका काम यही था कि एक हमारे पास ट्री होता है, ट्री स्ट्रक्चर होता है जिसके दो नोड्स होते हैं, एक होता है आपके पास डिसीजन नोड और एक होता है लीफ नोड, और ये उस वक्त तक काम कर रहा होता है मल्टीपल ब्रांचेस में जा जाके ब्रांचेस में जब तक काम कर रहा होता है, जब तक लीफ नोड्स आर द आउटपुट, जब तक वो लीफ नोड्स तक नहीं पहुंच जाए, उसको वहां से इस पॉसिबल कॉम्बिनेशन का आउटपुट मिल जाए। तो बेसिकली इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेटिंग ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस, यानी एक ये भी तरीका है, एक ये भी तरीका है, एक ये भी तरीका है। अगर आप इस सॉल्यूशंस होते हुए जाएंगे तो सर्वाइवल पे पहुंचेंगे, अगर आप इस सॉल्यूशंस होते हुए जाएंगे तो नॉट सर्वाइविंग पे पहुंचेंगे। और ये हम इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इसको हम जल्दी से यहीं पे कॉल कर लेंगे। लास्ट है हमारे पास परसेप्ट्रॉन। सबसे अच्छी बात परसेप्ट्रॉन की ये है कि जैसे ही हम इस पे काम करेंगे हम एआई में इंटर हो जाएंगे। मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, एआई है। ठीक है, तो एआई का कॉन्सेप्ट ये कि वो न्यूरॉन्स पे काम कर रहा होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली वर्क्स ऑन न्यूरॉन। न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारी ह्यूमन बॉडी जैसे, जैसे नेचुरल इंटेलिजेंस है, ठीक है, आर्टिफिशियल का अपोजिट होता है नेचुरल, तो हम है नेचुरल इंटेलिजेंस। तो हमारा का बॉडी, हमारा जो ब्रेन है उसका काम करने का तरीका क्या होता है कि वो न्यूरॉन्स के थ्रू रिजल्ट्स निकाल रहे होते हैं। न्यूरॉन्स को वो न्यूरॉन्स डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, और न्यूरॉन्स उसको जो है प्रोसेस कर रहे होते हैं किसी भी बात को, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो उसके बाद न्यूरॉन्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू जो है फिर हम कोई आउटपुट निकालते हैं, कोई डिसीजन ले रहे होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियली इंक्लूड किया जा रहा है सिस्टम्स के अंदर। ये जो नेचुरल मैकेनिज्म है काम करने का, कुदरती जो मैकेनिज्म है, उसको हम मसनूई तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं अपने मशीन्स में, अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली डेटा साइंस इस दुनिया को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक दुनिया बन रही है, जाहिर है इसमें लोग भी होंगे, उसमें मशीनें भी होंगे, वो भी सोच होंगे, रोबोट्स भी होंगे, वो भी काम कर रहे होंगे। तो दिस इज आर्टिफिशियल वर्ल्ड। तो काम करने का तरीका ये है इसका कि ये परसेप्ट्रॉन जो होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के एक न्यूरॉन का नाम है। दो बेसिक यूनिट जो होता है उसको परसेप्ट्रॉन कहते हैं। फिर बहुत सारे परसेप्ट्रॉन्स मिलते हैं, तो वो एक लेयर बना देते हैं। फिर उस लेयर के बाद जो है कुछ लेयर्स हिडन होती हैं, कुछ जो है वो मतलब वेट्स हो रहे होते हैं, उसमें बाइसिंग हो रही होती है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स लग रहे होते हैं, और वो लेयर्स के अंदर सब काम हो रहा होता है, जिसको हम न्यूरल एक नेटवर्क बन जाते हैं उन लेयर्स का, उसको न्यूरल नेटवर्क कह रहे होते हैं। और चूंकि ये सब काम हम मशीन्स और एल्गोरिथम्स के थ्रू करवा रहे हैं, या किससे, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। तो ये इसका समरी है। So it is the primary step to learn machine learning and deep learning technologies which consist of a set of weights, input values, scores and thresholds. तो हमारे पास बेसिकली परसेप्ट्रॉन्स है या न्यूरॉन्स है या नेटवर्क लेयर्स है, उनका काम क्या हो रहा होता है कि उनमें बहुत सारे वेट्स हो रहे होते हैं। वेट्स मतलब इसका इतना वेटेज है, इसका इतना वेटेज है। जैसे हम एग्जाम्स दे रहे होते हैं तो हमें पता होता है इस सवाल के इतने मार्क्स हैं, इस सवाल के इतने मार्क्स हैं, तो इसी तरीके से इस न्यूरॉन का इतने मार्क्स हैं, और इस लेयर के इतने वेट है, ये सब हो रहा होता है। फिर वैल्यूज होती है, उनके स्कोर्स होते हैं, और थ्रेशोल्ड सेट हो रहा होता है। तो ये सब बहुत सारे डिफरेंट काम हो रहे होते हैं। परसेप्ट्रॉन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो जब हम परसेप्ट्रॉन इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली एआई में इंटर हो जाएंगे, और हमारा अल्टीमेट टारगेट एआई सीखना है। तो उसके लिए हमें पाइथन आनी चाहिए। उसके लिए फिर जब हमने थोड़ी बहुत पाइथन सीख लिया, हमें समझ आ गया कि अच्छा ऐसे ऐसे कोड लिखा जाएगा,
तो हमने फिर हम मशीन लर्निंग में इंटर हुए, जिसमें हमने डेटा सेट्स के ऊपर काम किया। तो सॉर्ट ऑफ डेटा साइंस का भी थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमारा काम एआई है, एआई में हम जितना जाते जाएंगे उतना सीखते जाएंगे। समझे, इट्स अ वर्ल्ड, इट इज एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड। Its prediction are based on a linear predictor function combining a set of weights with the feature vector। ठीक है, एक हर वेक्टर बन रहा होगा, वेट्स बन रहे होंगे, उसकी बेसिस पे जो प्रेडिक्शन हो रही होती है, जैसे थोड़ी देर पहले किसी एल्गोरिथम पे प्रेडिक्शन हो रही है। इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क विद फोर मेन पैरामीटर्स। तो जो न्यूरल नेटवर्क है, परसेप्ट्रॉन जो है, बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट है कि ये एक एक लेयर की नेटवर्क है। और इसके मेन पैरामीटर्स हैं इनपुट और आउटपुट, एक्टिवेशन फंक्शन जिसको हम कहते हैं, और वेट है, बायस है, और नेट सम है। और ये इसका जो है कॉन्सेप्ट है, और इसको जो है मैं अभी एक ट्यूटोरियल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगी। और ये हमारे पास लीनियर मॉडल में रखा हुआ है परसेप्ट्रॉन के नाम से, और हम इसको बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये हमारा सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। ऑलराइट, वी आर बैक ऑन द गूगल नोटबुक। और यहाँ पे जो है सबसे पहले हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल के लिए मॉडल्स को जो है वो कॉल कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो डिसीजन ट्री है जो पहले से मौजूद है। लीनियर मॉडल में से हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन ले लिया। एनसेम्बल में से हमने रैंडम फॉरेस्ट ले लिया। नेबर्स में से हमने के नेबर्स ले लिया। नाइफ बाइस में से हमने गॉसियन ले लिया। एसवीएम से हमने एसवीसी ले लिया। लीनियर मॉडल से हमने परसेप्ट्रॉन ले लिया। हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना होगा, तो हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया। लास्ट एग्जाम्पल में हमने 30% रखा था, यहाँ पे जो हम 20% रख रहे हैं, इसको हमने डिलीट कर दिया, इसको हमने रन कर दिया। तो 20% टेस्ट साइज हो गया हमारे पास। मॉडल हमने जो है वो ट्रेन और टेस्ट में अपना डेटा स्प्लिट कर दिया है। अब नेक्स्ट काम हमें खाली जो है इन मॉडल को इम्प्लीमेंट करते जाना है, प्रिडिक्शन और एक्यूरेसी मॉडल फिट करना है और प्रिडिक्शन करना है। अब हम इन तमाम मॉडल्स को, तमाम क्लासिफायर मॉडल्स को वन बाय वन कॉल करते जाएंगे। हर एक मॉडल को हम फिट करेंगे, हम उसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ले लेते हैं डिसीजन ट्री क्लासिफायर। वेरिएबल असाइन किया मैंने DTCLF के नाम से, और इसमें डिसीजन ट्री क्लासिफायर को हम रन कर देंगे। DTCLF.fit x_train y_train ट्रेनिंग वेरिएबल, ट्रेनिंग डेटा जो है उसके हिसाब से ये मॉडल फिटिंग हो गई। और उसके बाद जो है अब हम इसके प्रेडिक्शन करवाएंगे। तो हमने वेरिएबल का नाम रख दिया DTCLF_predictions _test। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास DTCLF_accuracy के नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं हम। और राउंड का हम इसमें फंक्शन रन करते हैं, DTCLF.score। और पहले x वैल्यू आ जाएगी इसमें, कॉमा y वैल्यू आ जाएगी। और इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, और राउंड ऑफ कर दिया हमने 2 डेसिमल डिजिट्स तक। DTCLF_accuracy हम इसके चेक कर लेते हैं। और एक्यूरेसी आई है हमारे पास 97.89। साउंड्स गुड। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सेकेंड मॉडल है हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, लॉजिक रिग्रेशन भी कहते हैं इसको।
हमने इसमें जो है ऊपर का कोड कॉपी पेस्ट कर लिया। वेरिएबल्स हम चेंज करेंगे। इसका हमने कर लिया LR, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और फंक्शन इसका जाहिर है कॉल करना होगा हमें, डेट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फंक्शन है हमारे पास। ट्रेनिंग कर दिया हमने डेटा की, और उसके बाद हमने प्रेडिक्शन कर दिया LR की, यानी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। फिर हमने किया LR, राउंड ऑफ कर दी इसकी जो भी वैल्यू आई उसको, और DT हो गया LR। लेट्स रन इट। we got 78.79 approx. Then we have in the third number random forest classifier. We'll do the same with it. Copy and paste the code. Random forest classifier, इसको हम हटा देते हैं। रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर के लिए हमने रख लिया RF CLF, और यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का। RF CLF को हमने ट्रेन कर दिया, RF CLF को प्रिडिक्ट कर लिया, RF CLF के मैंने एक्यूरेसी नोट कर ली, और लास्ट में RF CLF के हमने एक्यूरेसी प्रिंट कर लिया। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 97.75। नेक्स्ट है हमारे पास KNN क्लासिफायर, और अब हमारे पास है K नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर। इसको हम कह देते हैं KNN। इसको हमने फिट कर दिया KNN मॉडल को। KNN CLF की प्रेडिक्शन कैलकुलेट कर ली, KNN CLF की हमने एक्यूरेसी कैलकुलेट कर ली, और KNN की एक्यूरेसी को हमने प्रिंट करवा दिया। लेट्स चेक इट्स एक्यूरेसी। KNN CLF डॉट फिट। ऑल राइट, यहाँ पे हमें वो बताना है क्या, एन नेबर्स। इसको एन नेबर्स हमें बताना होगा, जिसको हमने रख लिया 3 फॉर एग्जाम्पल। और ये इसके आगे T4.13। अब मैं जो हूँ वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, और स्टॉप करने के बाद जब हम वापस आएंगे तो गॉसियन, NV, SVC, परसेप्ट्रॉन, ये तीनों को बारी बारी में यहाँ पे इसी तरीके से जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। नाइफ बेस के साथ भी हमने ये क्विकली जो है थोड़ा सा वीडियो को जो है वो क्लोज कर दिया था, और इतनी देर में मैंने जल्दी से नाइफ बेस को जो है कॉपी पेस्ट कर लिया। गॉसियन NB का जो है वो क्लासिफायर है, और इसकी प्रिडिक्शंस हो गई, मॉडल फिट हो गया, एक्यूरेसी हो गई, और एक्यूरेसी इसकी प्रिंट हो गई, जो कि आई है 77.11। राइट स्टूडेंट, ये हमने जो है इस कोड को भी SVC का कोड को भी कॉपी कर लिया, सेट कर दिया, और परसेप्ट्रॉन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को भी हमने सेट कर दिया। और अब हम आपके सामने इसको रन करते हैं। 66.85 SVC की आई एक्यूरेसी, और परसेप्ट्रॉन की एक्यूरेसी आई है 42.28, जो कि बहुत ही कम है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास मॉडल विजुअलाइजेशन। हम मॉडल का जो है एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, ताकि हम इसको जो है थोड़ा बेहतर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। मॉडल्स इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम, और एक हमने नाम रख दिया कि यहाँ पे लेबल हो गया मॉडल, और इसकी वैल्यूज हो गई हमारे पास। लाइन बाय लाइन हम इसमें चलते हैं।
और तमाम नाम को जो है हम कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले है डिसीजन ट्री, फिर लॉजिस्टिक है, DT, LR, RF, KNN। रैंडम फॉरेस्ट ये वैसी सीक्वेंस में लिख रही हूँ जिस सीक्वेंस से मैंने मॉडल ट्रेन किया है। उसके बाद है हमारे पास KNN क्लासिफायर। फिर है हमारे पास नाइफ बेस, सपोर्ट वेक्टर एंड परसेप्ट्रॉन। फिर इसके बाद हमें ये की हो गई हमारे पास, अब हमें इसकी वैल्यूज देने की जरूरत है। वैल्यूज भी इसी सीक्वेंस में आ जाएगी। DT, CLF, उसके बाद LR की एक्यूरेसी, कॉमा, फिर RF की एक्यूरेसी, फिर KNN की एक्यूरेसी, नाइफ बाइस की एक्यूरेसी, SV की एक्यूरेसी, और लास्ट था हमारे पास परसेप्ट्रॉन, ANN की एक्यूरेसी। तमाम वेरिएबल्स आ गए हमारे पास, कोई एरर नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, एंड किया हमने। अब यहाँ पे जो है हमें, एक मिनट, ACCU _ACCU, ठीक है, ये हमने वेरिएबल्स सब असाइन कर दिए हैं, सारी असाइन कर दिए हैं। अब हम जो है सॉर्टिंग करेंगे बाय वैल्यूज। तो मॉडल डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज एक्यूरेसी की टर्म में हमने रखा या स्कोर के टर्म में, और हमने इसको सेंडिंग ऑर्डर किया फॉल्स। और अब जो है हमारे पास ये डिस्प्ले हो गया है। यहाँ पे अब आप देखिए हमारे पास एक्यूरेसी सबसे ज्यादा आई है डिसीजन ट्री की, देन रैंडम फॉरेस्ट की, NN क्लासिफायर, उससे कम लॉजिस्टिक की, नाइफ की, और उसके बाद आखिर में सपोर्ट वेक्टर, परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन और सपोर्ट वेक्टर के बारे में ये चीज भी नोट कर लीजिए। परसेप्ट्रॉन चूंकि ANN का एक मॉडल है, तो ANN हम बहुत ह्यूज डेटा सेट पे अप्लाई करते हैं। हमारे पास जो इसका डेटा सेट है वो हार्डली 900 है, यानी 1000 भी नहीं है, 1000 से भी कम है ये। तो इतने छोटा डेटा पे SVM जो सपोर्ट वेक्टर है वो भी लार्ज डेटा सेट पे लगता है। SVM के जो वो क्लासिफायर्स हैं या रिग्रेसर्स हैं, ये थाउजेंड्स का अगर डेटा सेट हो तब हम अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से भी इनकी एक्यूरेसीज आपको कम नजर आएगी, क्योंकि इसको ट्रेन करने के लिए ह्यूज डेटा सेट चाहिए, और अभी जो हम डेटा सेट काम कर रहे हैं वो हार्डली 1000 है। बहरहाल ये हमारे मॉडल्स थे जिनको हमने ट्रेन किया, और आप देखिए एक एक लाइन में आप वो 7 7 8 8 मॉडल्स बना रहे हैं एक ही मशीन पे, एक ही सिस्टम पे। आप ह्यूज मॉडल्स ट्रेन कर रहे हैं, और डेटा सेट्स को आप बार बार उसमें फिट करवा रहे हैं। ट्रेनिंग डेटा सेट फिटिंग हो रही है, और टेस्टिंग डेटा सेट की फिटिंग हो रही है, मॉडल रन हो रहे हैं। तो आप ये देखें कि ये जो वर्क बेंच हमें प्रोवाइडेड है, नोटबुक हमें प्रोवाइडेड है, ये कितना हमारे लिए इजी है कि हम इसमें हैवी मशीन एल्गोरिथम्स अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट है हमारे पास बार ग्राफ को हमने कहा था कि हम आखिर में देख लेंगे ग्राफ इम्प्लीमेंट करके। और बार ग्राफ इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने मैटप्लॉट लाइब्रेरी को इंक्लूड करवा लिया है। एक वेरिएबल हम असाइन कर रहे हैं डिक्शनरी के नाम से, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिक्शनरी सॉर्ट ऑफ हमें बनाना पड़ेगा, जिसमें हम कीज देंगे, और की भी हम इसी सीक्वेंस में दे देंगे। तो ये सीक्वेंस में यहाँ पे लिख लेती हूँ। डिसीजन ट्री सबसे पहले है, तो डिसीजन ट्री, और उसके बाद उसकी वैल्यू है अब DTCLF _ACCU, कॉमा, फिर हमने लिया रैंडम फॉरेस्ट, और फिर इस ये की होता है हमारे पास, और इसके बाद जो हम लिख रहे हैं कॉलम के बाद वो इसकी वैल्यू होती है, और वैल्यू में मुझे इसकी एक्यूरेसी डालना है।
तो RFCLF_ACCU कॉमा। और ये जो डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट है ये हमने पाइथन के एक वीडियो लेक्चर में कवर किया है, और मैं यहाँ पे इसको टॉप पे टैग कर दूंगी, वहां से आप डिक्शनरी का ट्यूटोरियल पढ़ सकते हैं। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे डिक्शनरी की फॉर्म में कीज और उसके रिस्पेक्टेड वैल्यूज लिख दी हैं। टोटल 7 हमारे पास मॉडल्स हैं, उन सबको हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, लिख दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में जो है हमें फिगर बनानी होगी। तो फिग इक्वल्स टू PLT डॉट फिगर, और इसमें आ जाएगा आपके पास फिक्स साइज इक्वल्स टू, इसमें हम दे देते हैं 8 और 5 स्केल कर देते हैं हम इसको। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें बार प्लॉट करना है। तो बार प्लॉट करने के लिए हमारे पास कमांड है PLT डॉट बार मॉडल अंडरस्कोर डिक्ट। उसकी हमने कीज वैल्यू कर दी, कॉमा, फिर उसकी कीज आ गई और उसके बाद उसकी वैल्यूज आ गई। कलर हमने ब्लैक रख दिया है, विथ हमने 0.3 रख दिया, यानी बार की स्पेसिफिकेशंस है। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ACCU यू डिलीट हो गया, ऑलराइट। हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारे पास एक्स लेबल आ जाता है, और एक्स को हमने लिख दिया ML मॉडल। फिर हमारे पास आ जाता है वाई लेबल, वाई को हमने लेबल कर दिया है एक्यूरेसी स्कोर। फिर हम कर देते हैं PLT आएगा यहाँ पे स्टार्ट में, दोनों में PLT डॉट, और फिर यहाँ पे आ जाएगा PLT डॉट टाइटल, और टाइटल हम लिख देते हैं इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस। और अब जो है हम नीचे करते हैं PLT डॉट, और अब जो है नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा PLT डॉट शो। इसको हम रन करते हैं, और ये आप देखिए कंपैरेटिव एनालिसिस का एक बार आ गया है, और बार ग्राफ हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट हो चुका है। फॉन्ट आप देखें एक दूसरे के अंदर जा रहा है, डिसीजन ट्री के अंदर रैंडम फॉरेस्ट चला गया, रैंडम फॉरेस्ट के अंदर KNN क्लासिफायर चला गया। इसको हमें सेट करने की ज़रूरत है, तो एक्स लेबल के नीचे हम लिखते हैं PLT डॉट एक्सटिक्स, और इसमें हम लिख देते हैं, इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं 8 करके, देखते हैं कितना हो रहा है, वरना फिर हम मजीद चेंज कर देंगे। यस, 8 इज गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, KNN क्लासिफायर हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसके अंदर आ चुका है, नाइव बेस सपोर्ट वेक्टर हो गया। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको रोटेट भी कर देते हैं, व्हाट वी डू इज रोटेशन। इसी तरीके से वाई एक्सिस के लिए आपको ये काम करना है, तो वाई टिक्स हो जाएगा 90 डिग्री, मैंने इसको रोटेट कर दिया है। और दूसरा काम जो है मैं इसको 4 कर रही हूँ। ठीक है, 8/4 का मैं इस ग्राफ बना रही हूँ, इसको मैं प्ले करती हूँ। एंड नाउ यहाँ पे देखिए ये मेरे पास रोटेशन में आ चुका है, और यही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वाई टिक्स हो जाएगा, और ये एक्स टिक्स है हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास जो है कंपैरेटिव एनालिसिस आ चुका है, और इसको जो है मैं थोड़ा सा कलरफुल करने की कोशिश करती हूँ। इफ आई राइट ग्रीन हेयर, ऑलराइट। सो ये जो है हमारा आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है, इसमें हमने इंट्रोडक्शन किया है परसेप्ट्रॉन से रिलेटेड, AI से रिलेटेड। हमने बार ग्राफ प्लॉट करना सीखा, और हमने बहुत सारे डिफरेंट क्लासिफायर मॉडल्स को रन करना सीखा। उसकी थ्योरी थोड़ी बहुत समझ ली, ताकि हमें अंदाजा रहे कि हमें कौन सा, किसकी एक्यूरेसी क्यों अच्छी है। जैसे हमने देखा डिसीजन ट्री, बल्कि रैंडम फॉरेस्ट और डिसीजन ट्री, ये दोनों, इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये इनके विजुअलाइजेशन ज्यादा है। रैंडम फॉरेस्ट बहुत सारी ट्रीज से मिलकर डिसीजंस ले रहा है। इसी तरीके से KNN क्लासिफायर अपने ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमने यहाँ पे क्लासिफायर 3 रखा था। इफ आई मेक इट 5,
इसके जो नेबर्स हैं इसको मैं 5 करके देखती हूँ। तो इसकी जो एक्यूरेसी है मेरे पास 84.13 थी जब 3 था, 80.48 हो गई जब ये 5 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेबर्स के फीचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगेन ये सारी चीजें जब आपके पास ज्यादा अच्छा डेटा सेट होगा, ज्यादा ह्यूज डेटा सेट होगा, या आपने इसी डेटा सेट के हर हर कॉलम के ऊपर मेहनत की हुई होगी, तो फिर ये उस वक्त जो मॉडल होगा वो बेहतरीन मॉडल होगा, क्लोजेस्ट होगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नाइफ बेस्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऐसे क्लासिफायर्स पे बहुत यूज होता है। आप देखें इसका जो डेटा, इसका जो आउटपुट है, वो जितना काम हमने डेटा सेट के पे किया है उसके हिसाब से बिल्कुल सही है, 78 to 78.8%। और इसका भी के एन एन क्लासिफायर का भी सही है, क्योंकि हमने पूरे डेटा सेट पे काम नहीं किया, तो लॉजिकली हमारा बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए था जैसे यहाँ पर हुआ हुआ है। ठीक है, तो हम जैसे जैसे डेटा सेट पे वर्कआउट करते जाएंगे उस इस हिसाब से हमारी मशीन अच्छी होनी चाहिए या हमारा मॉडल अच्छा होना चाहिए। तो डेटा सेट्स के बेसिस के ऊपर मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को प्रेफर करवाऊंगी, मैं कहूंगी कि इसकी तरफ जाइए। और फिर हमारे पास जो है वो फिर नेक्स्ट रैंडम फॉरेस्ट है, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और सपोर्ट वेक्टर परसेप्ट्रॉन को मैं इसलिए नहीं रिकमेंड करूंगी क्योंकि उसके लिए हमारे पास इसका डेटा सेट बहुत कम है, 1000 भी नहीं है। जबकि इसके लिए हमारे पास ह्यूज डेटा सेट चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ डेटा सेट चाहिए। तो ये वाले दो जो मॉडल्स हैं, खासकर परसेप्ट्रॉन, ये है ही एआई का नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क्स पे ही काम कर रहा है। तो इसको तो ऑल ये है ही ह्यूज डेटा के लिए। तो बहरहाल ये जो हमने आज काम किया है उसमें हमने मॉडल कंपैरिजन किया है। और आप देखिए किस तरीके से टाइटेनिक डेटा सेट और इसका जो मॉडल है ये बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। इस पे मजीद वर्कआउट कीजिए, इस पे मेहनत कीजिए, इसके एक एक ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए। और हमारे वीडियोस में हमारे साथ रहिए। हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इसमें डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लोर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।